नमस्कार, जय हिंद। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि खूब सारे रील्स, खूब सारे वीडियो दिख रहे हैं। कोई उनको मसीहा कह रहा है, कोई उनको डॉन कह रहा है, कोई उनको आतंकवादी कह रहा है, कोई आईएसआई का एजेंट कह रहा है। और उनकी जो मैयत थी, सुपुर्दे खाक की जो इनकी रस्म होती है, उसमें हजारों लोगों का इकट्ठा होना ये बहस को छेड़ता है कि क्या वो मसीहा थे या माफिया थे। तो मैंने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से सोचा कि इसको जो क्रिमिनोलॉजी है, अपराध शास्त्र है, वो इस घटना को कैसे देखता है। इस क्रम में जो यूपी बिहार में जो ये माफिया या ये डॉन या मसीहा पैदा होते हैं, उनका एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण करूं। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किसी को माफिया, डॉन या मसीहा मानने का हकदार नहीं हूं। ना मेरे पास कोई प्रमाण है, ना कोई पुख्ता सबूत है। जो पब्लिक परसेप्शन में चीजें चल रही हैं, उसी के आधार पर मैं अपनी बातें कह रहा हूं। आप बिल्कुल न मानने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं भी इसको कोई ठोस प्रूफ के साथ नहीं बोल रहा हूं। 28 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद विवाद चला। इनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और सरकार मानती है कि रमज़ान का महीना है, इफ्तार के समय उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली, जिसके वजह से कुछ बीमारी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अक्सर आप देखिएगा कि जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, यूपी और बिहार में विशेषकर ऐसे डॉन और माफियाओं की खूब चर्चा चलती है। जब मैं बिहार में रहता था तब भी मैं देखता था कि हर जिले का एक स्पेसिफिक डॉन होता है। वो डॉन क्या करता है कि उसके खूब लंबी चौड़ी सी कहानियां होती हैं और इनकी कहानियों को बहुत चाव से सुनाया जाता है कि इनके साथ कितने काफिले चलते हैं, इनके साथ कितने राइफलें चलती हैं, इन्होंने किसकी कैसे हत्या कराई, उसकी हत्या कैसे इन्होंने AK-47 चलाया, तमाम। और ये सब लोग बहुत रोचकता के साथ, बहुत रोमांच के साथ सुनाते हैं। तो आखिर में ये कैसे पैदा होते हैं और फिर क्यों इनका जो अंजाम होता है वो बुरा होता है। लेकिन अभी कुछ समय से देख रहा हूं कि पहले ये सब चीजें केवल यूपी बिहार में चलती थी, अब कुछ समय से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो बम्बीहा गैंग, तो ये गैंग, वो गैंग आजकल बड़ी चर्चाओं में चल रहा है। और सूचना क्रांति ने किसी को कनाडा से ऑपरेट करा रहा है, कोई यूके से कर रहा है, कोई पुर्तगाल से कर रहा है। आजकल देखेंगे तो केवल यूपी बिहार में नहीं है, ये बाहर भी निकला है। इनकी जो मृत्यु होती है वो अक्सर मैं देखा हूं कि असामयिक मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई, अतीक अहमद की कोर्ट में गोली मार दी गई, शहाबुद्दीन कोविड के दौरान मरे और इन पर भी जो इनके घर वालों ने आरोप लगाया कि इन्हें गलत तरीके से मारा गया है। मुख्तार अंसारी की भी जेल में, बांदा जेल में मृत्यु हुई है। विकास दुबे इनकाउंटर में मारे गए और ब्रजेश सिंह जेल में हैं। और ऐसे हर तमाम पूरे यूपी बिहार में हर जिले में ऐसे लोग मिलेंगे किसी को। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि स्थानीय स्तर पर इनकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ा इनका सम्मान होता है। तो ये होता कैसे है, ये जरा समझेंगे हम। सबसे पहले इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा कि माफिया कहीं ना कहीं इस बीच में होते हैं और ये सत्ता, पुलिस और जनता, ये तीनों से इतने वेल कनेक्टेड होते हैं। देखिए, जिसकी रेलेवेंस नहीं होगी, जिसकी उपयोगिता नहीं होती है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत में स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इनका फिटेस्ट रहना बड़ा जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये जनता से कनेक्ट होते हैं। जनता से कैसे कनेक्ट होते हैं? भारत जैसे देश में जो गरीब होते हैं, जो आम जनता होती है, उसकी कोई सुनता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जनता की सुनते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये कराएंगे। आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ये आपकी माफ कराएंगे। डॉक्टर कोई बहुत खर्चीला इलाज बता दिया, या तो ये डॉक्टर को फोन करके उसको फ्री करवाएंगे या उसको पैसे देंगे, ये इलाज कराते हैं। किसी के घर में शादी है, उसके पास पैसे नहीं हैं, ये उसको पैसे देते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने जनता की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और वो सेवा जो कि राज्य को करना चाहिए था, राज्य को लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते हैं। तो बदले में ये उनकी सेवा करने लगते हैं, जिससे जनता इन्हें ही अपना मसीहा मानने लगती है। उनको लगता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? पुलिस पुलिस एक ऐसा महकमा है जो कि गलत और सही रीजन से इस देश में बड़ी चर्चाओं में रहता है।
पुलिस के पास हमेशा दबाव होता है कि वो मामलों को कम से कम एफआईआर करे, ताकि ये बता सके कि उस जिले में शांति और सुरक्षा बनी हुई है। अब जब ये एफआईआर नहीं करते हैं, क्योंकि एफआईआर करेंगे तो क्रिमिनल केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये एफआईआर नहीं लेते सामान्य लोगों की। तो ये जनता, ये माफिया क्या करते हैं, ये जो जनता इनके पास जाती है और इनकी सुनवाई पुलिस में नहीं होती है, तो या तो ये माफिया खुद, जो पुलिस का काम है, दोनों पक्षों को बुला के समझा के इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, या पुलिस पर दबाव बना के इनका एफआईआर वगैरह करवाते हैं और साथ ही उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। तो ये पुलिस के काम में भी हस्तक्षेप करते हैं ताकि पुलिस इन पे कार्रवाई करे। तो या तो ये प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देते हैं, जो प्रॉब्लम पुलिस को सॉल्व करना था, और अगर कोई बड़ा मामला है, पुलिस किसी के एफआईआर नहीं लिख रही है, तो इनका फोन जाते ही पुलिस भी काम करने लगती है, तो फिर इनकी रेलेवेंस बन जाती है। और सत्ता एक ऐसी चीज है जिसको चाहिए वोट, मत चाहिए, और जिसको सीट चाहिए, लोकसभा में और विधानसभा में सीट चाहिए। तो चूंकि ये जनता में काफी लोकप्रिय हो चुके होते हैं, इनके माध्यम से या इनके घर के सदस्यों के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में इनके लिए सीट प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ये सत्ता क्या करती है, इनका संरक्षण करने लगती है, और लगभग ऐसा मान लीजिए कि एक जिला या एक क्षेत्र इन्हीं को सौंप देती है कि इस क्षेत्र के जो सारे संसाधन हैं, जनता है, पुलिस है, प्रशासन है, आप देखिए, बदले में आप हमें लोकसभा विधानसभा में सीट जीत के दीजिए, जिससे कि वो बड़े देश या बड़े प्रदेश में अपना शासन कर सकें। तो ये माफियाओं की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है वो बड़ी सुटेबल होती है, ये सबके फायदे में होते हैं, इनसे किसी को नुकसान नहीं होता। ये सत्ता की भी मदद करते हैं, ये पुलिस की भी मदद करते हैं, और ये जनता की भी मदद करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये मदद करते कैसे हैं, क्योंकि किसी की भी मदद करने के लिए इन्हें भी इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, जनता की भी मदद करने के लिए पैसा चाहिए। तो इनके पैसे के स्रोत ऐसे होते हैं जिससे सामान्य जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ये पैसा कमाते हैं रेत के खनन से। अब रेत के खनन से आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। स्क्रैप, जो रेलवे वगैरह के या जो बसों के स्क्रैप्स होते हैं जो सड़ गल जाते हैं, जिसे आपको कबाड़ कहते हैं, कबाड़ों का बहुत हजारों हजार करोड़ का काम होता है। खनन, जहां पे हर जिले में कुछ न कुछ तरह की खनन होती है, खनन में ठेकेदारी, बड़े बड़े ये रोड पुल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। रंगदारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन से ये पैसा लेते हैं, शराब वगैरह के ठेके लेते हैं। तो इनका जो काम का एरिया है वो देखिए एक ऐसा एरिया है जिससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है। इसमें वो कौन क्या ले रहा है, इसे आम आदमी डे टू डे लाइफ में प्रभावित नहीं होता। इससे ये बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, और इसी मोटे पैसे का एक अंश क्या करते हैं, ये जनता पे खर्च करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये शादी, बीमारी, घर बनाना, पर्व त्योहार आदि पे खर्च करते हैं, और जिससे इस एरिया में ये बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। जब लोकप्रिय हो जाते हैं तो ये या इनके घर वाले एमपी एमएलए भी बन जाते हैं, तो सत्ता इनको लेजिटिमेसी दे देती है। तो एक तरफ इनका जो पैसे कमाने का स्रोत है वो आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी को बिल्कुल परेशान नहीं करते, बल्कि उनकी मदद करते हैं। और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ा पैसा यहां से आता है, और उसका एक बहुत छोटा सा अंश वो यहां खर्च करके और अपनी एक मसीहा वाली छवि बनाते हैं। जो आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना, और एक बहुत छोटा सा अंश बांट कर जहां ये कुछ लोगों के लिए मसीहा हो जाते हैं, वहीं जो बाकी जो इस काम में जो लगे हुए व्यापारी हैं उनके लिए डॉन हो जाते हैं, उनके लिए माफिया हो जाते हैं। माफिया का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक ऐसे अवैध कारोबार पर अपना आधिपत्य बना लेना जिसमें दूसरे नहीं घुस सकते, एकाधिकार बना। इस एरिया में कोई इसमें टेंडर नहीं करेगा, ये काम केवल उनके या उनके लोग ही करते हैं, और जिसमें बहुत ही बड़ा पैसा होता है। तो इन सारे कामों से क्या करते हैं, इनकी दोनों छवि बनती है। अगर इस काम में कोई बाधा बनता है तो वो इसे रास्ते से हटा देते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि इनका इस सारे कामों से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरी तरफ ये आम आदमी की चाहे बीमारी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शादी हो, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे कंसेप्ट, एक तो आपने बहुत सारे फिल्में देखी होंगी, तो ये केवल भारत में नहीं होता है, बहुत सारे, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, अमेरिका में, अगर आपने द गॉडफादर नॉवेल पढ़ी होगी तो आपको इस तरह की स्टोरी खूब मिलेंगे।
क्वेश्चन ये होता है कि आखिर में ये पैदा कैसे हो जाते हैं। इनका पैदा होना बेसिकली सत्ता और प्रशासन की नाकामी से होते हैं। ये अगर जनता की प्रॉब्लम, जनता की समस्या, अगर सरकार और प्रशासन दोनों प्रशासन अगर पूरी ईमानदारी से सॉल्व करे तो इनको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, अब कहीं होगा, दिल्ली में तो नहीं कोई डॉन है। क्यों? क्योंकि आप जाते हैं, पुलिस आपकी सुनती है, सरकार आपकी सुनती है। तो जहां पर सरकार और सत्ता नाकाम होती है वहीं पर ऐसे लोग जन्म लेते हैं। यूपी और बिहार में देखिएगा कि बहुत लंबे समय तक शासन में लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप देखिएगा सत्ता प्रशासन ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, उत्तरदायी होता जा रहा है, वैसे वैसे देखिएगा कि इनकी धीरे 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 इनकी जो पकड़ है जनता पर कमजोर होती जा रही है। यही कारण है कि पहले ऐसे लोग मरते थे तो मतलब दंगे हो जाते थे, अब नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन राज्यों की जो प्रशासन है वो जनता को ये समझाने में सफल रही है कि अब आपको इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की चाहे कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार घर दे रही है, अनाज दे रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है, अस्पताल बनवा रही है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है। और साथ ही पुलिस और प्रशासन भी पहले से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावशाली हुआ है। तो जब जनता की समस्याओं का आप समाधान करते हैं, साथ ही प्रशासन जब जनता तक पहुंच जाती है, तो जो इस तरह के लोग हैं उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है और धीरे धीरे इस तरह का जो ये माफियाओं का कंसेप्ट है वो समाप्त हो जाता है। तो ये समझ जाएं हम लोग कि जब सत्ता ताकतवर होगी तो इनका रेलेवेंस खत्म होगा। जहां सत्ता जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसे माफिया जन्म लेते हैं। और ये माफिया और साथ ही ये जिसको हम कहते हैं मसीहा, ये दोनों छवि एक साथ साथ लेके चलते हैं। जिनको ये फायदा देते हैं उनको लोग मसीहा कहते हैं, और जिनको ये नुकसान पहुंचाए होते हैं वो इनको माफिया कहते हैं। यही इनकी एक छोटी सी अपराध शास्त्र का विश्लेषण है। आप किसी भी विषय पे ये सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप मुझे सूचित करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।